ठीक है। तो बच्चों हम लोग कल जो है ये पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक हम लोग ये देखते थे कि कहीं पर एक डिस्क्रीट चार्ज रखा हुआ है, सिंगल चार्ज रखा हुआ है, एक दो चार्ज रखे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जैसे अपन ने क्या कर दिया, एक रॉड ले लिया, उस रॉड पे बहुत सारे चार्जेस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, या अपन ने कोई प्लेट ले ली, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। या कोई अपने पास स्फीयर है या क्यूब है, कोई सिलेंडर है, इसके ऊपर पूरे चार्जेस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम लोग तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। पहली चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीन टाइप के अपने पास क्या है चार्ज डेंसिटी है। तो सबसे पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है Q बाय L। क्या होता है Q बाय L, कल बताया था मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बस। तो बच्चों अगर कहीं पर एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग उसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, Q बाय L, है ना, ये डिफाइन करते हैं। ये किसके लिए है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि कहीं पर चार्जेस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, जैसे ये केस तो ऐसा है जिसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके लिए अगर लैम्बडा डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल लैम्बडा है 3 कूलम पर मीटर, मतलब हर मीटर में कितना चार्ज है 3 कूलम, हर मीटर में कितना चार्ज है 3 कूलम। बात समझ आई। लेकिन एक ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जिसमें एक रॉड आपके पास है, उस रॉड में पहले हिस्से में बहुत कुछ चार्ज है, दूसरे हिस्से में बहुत ज़्यादा चार्ज है, दूसरे मीटर में, तीसरे मीटर में और ज़्यादा चार्ज है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ, चौथे मीटर में और ज़्यादा चार्ज है। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हर मीटर में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। भेजे में जा रहा है, यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं, पहले मीटर में 1 कूलम होगा, दूसरे मीटर में 1 कूलम नहीं होगा 2 कूलम होगा, तीसरे मीटर में 3 कूलम होगा, चौथे मीटर में 4 कूलम होगा। तो हर मीटर पे चार्जेस सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, नहीं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, लैम्बडा इज इक्वल्स टू dq बाय dl। क्या डिफाइन करते हैं, लैम्बडा इज इक्वल्स टू dq बाय dl। तो dq क्या बनेगा, dq मतलब स्मॉल चार्ज, उस पर वो क्या बनेगा, लैम्बडा dl बनेगा। क्या बनेगा, लैम्बडा dl, कल बता चुका हूँ मैं ये। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात समझ आई। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे तो बताओ क्या होगा उसमें, सिग्मा इज इक्वल्स टू q अपॉन a, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dA, यानी dq क्या बनेगा फिर, सिग्मा dA। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रो इज इक्वल्स टू q अपॉन v, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए रो इज इक्वल्स टू dq अपॉन dv। तो dq क्या बनेगा उसके अंदर, रो इंटू dv। बात समझ आई। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए dq वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे आगे, ठीक है ना। चलो ये आपको बता दिया था कल मैंने। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था कल, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, एक बार फिर से मैं सॉल्व कराता हूँ। इसका पैटर्न समझ लो, क्या पैटर्न है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ थिन रॉड whose linear charge density varies according to this equation। देख के समझ आ रहा है यहाँ पर कि लैम्बडा कांस्टेंट नहीं है, लैम्बडा क्या है, वेरिएबल है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर ये, अगर इसको आप लोग ओरिजिन मान लो, इसको क्या मान लो, ओरिजिन, x इक्वल्स टू 0, x एक्सेस मान लो, ठीक है ना। तो आप अगर इसको 1 मीटर पुट करते हैं तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट इंटू 1 आएगा। यानी पहले मीटर पे कितने चार्ज है, लैम्बडा नॉट चार्ज है, ठीक है ना। फिर मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करता हूँ तो लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा नॉट इंटू 2। यानी दूसरे मीटर पे, पहले मीटर पे कितना है, लैम्बडा नॉट, दूसरे मीटर पे कितना है, 2 लैम्बडा नॉट। अगर हर मीटर पे लैम्बडा नॉट होता तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन हर मीटर पे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। बात समझ आई। पहले मीटर पे लैम्बडा नॉट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगले मीटर पे 2 लैम्बडा नॉट, उसके बाद वाले मीटर पे 3 लैम्बडा नॉट, इस तरीके से। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, लैम्बडा इज इक्वल्स टू dq बाई dl, यही लगाएंगे। ध्यान से सुनना। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इसको मान लेते हैं x इक्वल्स टू 0। क्या मान लेते हैं, x इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे,
हम जो है सबसे पहले एक बहुत छोटे से एलिमेंट पे निकालेंगे कि वहाँ की चार्ज डेंसिटी क्या है या वहाँ पर चार्ज कितना है, ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, तरीका बताया था आपको मैंने, x डिस्टेंस पर जा कर के क्या करो, dx एलिमेंट कट कर दो। सेंटर ऑफ मास में बताया था आपको मैंने, क्या करो, x डिस्टेंस पे जा कर के क्या करो, dx एलिमेंट कट कर दो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है। मैं कहाँ कितने डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, x डिस्टेंस पे जा रहा हूँ और क्या कट कर रहा हूँ, dx लेंथ का एलिमेंट है, कट कर रहा हूँ। इसके पास चार्ज कितना होगा, dq होगा। क्या चार्ज होगा, dq। तो अब ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए मैं क्या डिफाइन करूँगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू dq डिवाइड बाई dx। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने लेंथ क्या लिया, dx, dl लेंथ लेता तो dl लिखता है ना, मैंने dx लेंथ लिया, देयरफॉर dq क्या बनेगा बताओ, dq बनेगा लैम्बडा dx। अरे भाई लैम्बडा मेरे पास है, लैम्बडा कितना है, लैम्बडा नॉट x, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा नॉट x, और ये क्या हो जाएगा, dx। बात समझ आई। आप ये छोटे से रीजन में आपने ये चार्ज निकाल लिया, आपको ऐसे ही छोटे छोटे रीजन का चार्ज निकाल के सबको क्या करना है, ऐड करना है, ताकि आपको क्या मिले, पूरे रॉड का चार्ज मिल रहा है। ऐड करने का तरीका क्या है, इनफाइनाइट चीज़ों को इंटीग्रेट करना। तो हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से q तक, यहाँ कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। देखो टोटल लेंथ कितनी है, l, तो ऐसे ही छोटे ऐड करते करते कितने डिस्टेंस तक जाना है, l डिस्टेंस तक जाना है। भेजे में गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, q, फिर अपर लिमिट माइनस लो लिमिट क्या बनेगा, कैपिटल Q इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, लैम्बडा नॉट, बाहर x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या बनेगा आपका x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक का। तो बेसिकली ये हमारे पास ये बना। अब बताओ क्या बनेगा, लैम्बडा नॉट, ये क्या होगा, l स्क्वायर बाई 2, ये आपका टोटल चार्ज आ गया। तरीका समझ आया। तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटे से एलिमेंट पे चार्ज निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे, उसको पूरी लेंथ के लिए क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। उस छोटे से चार्ज को कैसे लिखेंगे, लैम्बडा dx करके लिखेंगे, फिर लैम्बडा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, टोटल चार्ज ऑन द रॉड मिल जाएगा। भेजे में गया, कॉपी करो, पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका सोल्यूशन। ठीक है, समझ आएगा। तो क्या किया, देखो x डिस्टेंस पे जाके क्या कट किया, dx कट किया, उस पे चार्ज कितना माना, dq माना, फिर उसके बाद उसको लिख करके सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। और छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना होता है, उसका फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है ना। छोटे से एरिया पे चार्ज कितना होता है, सिग्मा dA। छोटे से वॉल्यूम में चार्ज कितना होता है, सिग्मा रो dV। ठीक है ना। चलो ये भी आइए इसको देखो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस नीट में नहीं आते, लेकिन कोई पार्ट छोड़ के नहीं जाएंगे हम लोग। अगर पेपर टफ आया तो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये टफ क्वेश्चंस माने जाएंगे उसके अंदर, ऐसा है। ठीक है, इसीलिए आपको ओल्ड मॉड्यूल में शायद दिए भी नहीं है ये सवाल, ये सब सवाल नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कोई पार्ट छोड़ के नहीं जाना, सब कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, चलो। तो इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट साइन थीटा, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग पे आपको क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है। ठीक है, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पे चार्जेस बच्चों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपको बोलता है ये सेमी सर्कुलर रिंग के लिए आप इस पे जितने भी चार्ज है वो आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे आप वो चार्जेस को, बताइए। क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, देख करके बताओ। लैम्बडा किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा। ये सेंटर मान लो आप, ओरिजिन। जैसे जैसे आप यहाँ पर जाओगे, फॉर एग्जांपल इस थीटा पे, तो इतने थीटा में कुछ और चार्ज है, और थीटा एंगल और बढ़ेगा तो क्या होगा, साइन थीटा बढ़ेगा। इमेजिन कर पा रहे हो, थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, साइन थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, और साइन थीटा बढ़ेगा तो लैम्बडा बढ़ जाएगा। लैम्बडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब हर यूनिट लेंथ पे चार्ज बढ़ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ आई। थीटा के साथ में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर रहा है। अगर थीटा के साथ में वो वेरी कर रहा है, मतलब क्या, लैम्बडा कांस्टेंट नहीं है। लैम्बडा अगर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज लिखना मेरे को आता है, क्या होता है वो, लैम्बडा dx होता है। क्या होता है, लैम्बडा dx, ये तो मेरे को पता है। dx बोल दूँ, dl बोल दूँ, dl लिखाया था आपको मैंने, dl बोल देते हैं।
वहाँ पर क्यों dx लिया? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में था, x डायरेक्शन में लिया था मैंने, ऐसा है। अब क्या करने का, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने का? तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, मुझे सबसे पहले बताओ कि इसके लिए तो लैम्बडा ही डिफाइंड होगा, क्योंकि एक लाइन में ही है ना, लाइन को टेढ़ा कर दिया है, तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस के पे क्या लाइन पे? लाइन पे, इस वजह से लैम्बडा ही डिफाइन होगा इसके लिए। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये स्ट्रेट लाइन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, ये कैसे वेरी कर रहे हैं? एंगल में। तो इसको कैसे, एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करने का बहुत बड़ा टास्क होता है वो, इंटीग्रेशन में एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो वो पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, x पे जाके dx कट करो, यहाँ पर क्या करने का, थीटा पे जाके d थीटा कट करो। क्या बोल रहा हूँ मैं, थीटा पे जाके क्या कट करो, d थीटा। अब इस एलिमेंट की बात करते हैं, है ना, इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे यहाँ पर क्या है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी लेंथ क्या मान ली मैंने, dl, इस पे मैं चार्ज क्या मान लेता हूँ, dq। यहाँ तक समझ आया? तो छोटे से एलिमेंट के लिए तो मेरे को फॉर्मूला पता है, छोटे से एलिमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, dq का लैम्बडा dl, ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ तक समझ आया? पैटर्न समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? जब एंगल में बात करेंगे तो क्या करेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा कट करेंगे। क्या करेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा कट करेंगे। और स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे तो एक्स पे जाके डी एक्स कट करेंगे, ऐसा है, ठीक है ना। चलो भाई, अब लैम्बडा कितना है वो बताओ। लैम्बडा है लैम्बडा नॉट साइन थीटा, और ये क्या है, dl, और ये क्या है, dq। ठीक, क्लियर हो गया। अब कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ पर। ये एंगल क्या है, डी थीटा, ये रेडियस क्या है, r। मैंने आपको क्या याद कराया था, l इक्वल्स टू r थीटा, याद कराया था मैंने, l इक्वल्स टू r थीटा। यहाँ पर रेडियस तो r है, ये कितना है, dl है, अरे आर्क लेंथ कितना है, dl है, और थीटा कितना है, d थीटा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, dl इक्वल्स टू r d थीटा। बात समझ आई? तो dl की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, dq इज इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट साइन थीटा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, r d थीटा। ये समझा? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, वही फॉर्मूले से आया। बात समझ आई? एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, वही फॉर्मूले से आया। अब क्या, अब यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दो, उसके बाद क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो। ये मुझे क्यों लाना पड़ा आपको वो भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर लैम्बडा नॉट तो कांस्टेंट है, साइन थीटा वेरिएबल है, लेकिन ऑपरेटर कौन सा है, लेंथ का ऑपरेटर है। तो इंटीग्रेट जब मैं करूँगा तो थीटा को dl के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, थीटा के लिए d थीटा लाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, उस dl को r d थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या क्या कॉमन हो जाएगा बताओ, लैम्बडा नॉट कॉमन जाएगा, और क्या कॉमन जाएगा, r कॉमन जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, लैम्बडा नॉट भी कांस्टेंट है। बचेगा क्या बताओ, साइन थीटा और d थीटा। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। साइन थीटा d थीटा, यहाँ पर dq को भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। भेजे में गया, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से टोटल q चार्ज है तो 0 से q तक का। ये एंगल कितना है बच्चों, 0, थीटा कितना है यहाँ पर, 0, और जब ये यहाँ से आप यहाँ पहुँचोगे तो एंगल कितना बनेगा, 180, लेकिन एंगल को पाई लिखेंगे हम लोग, है ना। तो 0 से पाई, भेजे में गया, ऐसा है, ठीक है ना। इतना इंटीग्रेशन नहीं आता है नीट में, काफ़ी इंटीग्रेशन है, मतलब टू द कोर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी पार्ट छोड़ के नहीं जाना अपने को, ठीक है ना। चलो भी, अब क्या, dq को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, q मिलेगा, तो ये हो जाएगा q, है ना। तो q हो जाएगा, फिर q माइनस 0 q ही आएगा। इसके बाद लैम्बडा नॉट r, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सिम कार्ड बताया था मैंने, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, क्या होगा ये बताओ, माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। माइनस दिखा तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कब करते हैं, जनरल केस में। माइनस दिखा तो क्या करना, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, माइनस को भूल जाना, ठीक है। कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ पाई, बोलो कितना होगा, लैम्बडा नॉट कॉस 0 इज 1, कॉस पाई इज -1, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये बनेगा 2r लैम्बडा नॉट, या 2 लैम्बडा नॉट r। समझ आया, 2 लैम्बडा नॉट r, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलो तो 2 लैम्बडा नॉट r, समझ आया। थीटा पे जाके डी थीटा कट करो, तरीका समझ आ रहा है। हम छोटे से एलिमेंट पे चार्ज निकालते हैं, फिर सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐसे हर छोटे एलिमेंट में निकाल के सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। चलो ये भी क्लियर है। आइए अगला सवाल, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। इफ़ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग, वो कैसे वेरी कर रही है, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट कॉस थीटा, वहाँ कैसा था, साइन थीटा, और आपको फिर से क्या निकालना है, टोटल चार्ज। सेम वही पैटर्न पे सॉल्व करो। चलो, तो आंसर कितना है, 0, 0 कैसे आ सकता है,
जीरो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पे हाफ पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज हो और हाफ पार्ट पे नेगेटिव, तो टोटल चार्ज क्या होगा, ऐसा है, ये पॉसिबिलिटी है इसकी, समझे। तो वेरी तो कर रहा है वो, लेकिन जीरो टोटल चार्ज आ रहा है, इसका मतलब आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव है, ठीक है। आंसर टोटल चार्ज आता रहेंगे जीरो, ठीक है। चलो ठीक है, तो प्रोसीजर तो वही था। आइए, अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, ये और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो भाई, वे सब टफ वाले प्रॉब्लम है, करा देता हूँ मैं फिर भी। आइए देख लीजिए उसको कैसे करेंगे। इलस्ट्रेशन 39, इलस्ट्रेशन 39 क्या कहता है, द टोटल चार्ज ऑन अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R whose surface charge density varies according to this equation, sigma is equal to sigma naught 1 minus R by R, R is the radial distance। टोटल चार्ज निकालना है, भेजे में जा रहा है। आपके पास क्या है, एक डिस्क है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है ना। इस पर आप क्या कर रहे हैं बताइए, इसके अब आप इसके ऊपर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, तो इसके ऊपर चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, इसके ऊपर टोटल चार्ज आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे उस पर चार्ज, तो यहाँ पर अब एलिमेंट लेने का तरीका क्या है, रॉड में एलिमेंट लेने का तरीका अलग है, रिंग में एलिमेंट लेने का तरीका अलग है, डिस्क में एलिमेंट लेने का तरीका अलग है। यह आपको मैंने रोटेशनल मोशन में भी कराया था, बोर्ड्स की क्लास में बताया था, मैं डिस्क का डेरिवेशन करा रहा था। उसमें मैंने क्या बोला था कि सेंटर से R डिस्टेंस पे जाके DR थिकनेस की क्या करना, एक रिंग कट करना, क्योंकि डिस्क जो है कई सारी रिंग से बना हुआ होता है। बात समझ आई। तो R पे जाके DR कट करो, क्या कट करो, R पे जाके DR कट करो। रॉड में क्या करते हैं, X पे जाके DX कट करते हैं, रिंग में क्या करते हैं, थीटा पे जाके D थीटा कट करते हैं, और डिस्क में क्या करते हैं, R पे जाके DR कट करते हैं। तो R डिस्टेंस पर जाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, R डिस्टेंस पर जाकर हम लोग एक DR थिकनेस की क्या कर रहे हैं, रिंग कट कर रहे हैं। उसकी थिकनेस कितनी है, DR, भेजे में गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो मेरे पास रिंग आई है इसके ऊपर मैं सबसे पहले चार्ज लिखने की कोशिश करूँगा। तो चार्ज क्या आएगा, तो चार्ज आएगा dq इज इक्वल टू सिग्मा डी है, यही आएगा, क्योंकि कोई भी छोटे से एलिमेंट पे चार्ज लिखना मेरे को आता है। क्या फॉर्मूला है, सिग्मा डी है फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही लिखा गया है, dq क्या लिखा हुआ है, सिग्मा डी है। बात समझ आई। उसके आगे ये जो है मेरे पास है, अब इसको समझो, सिग्मा क्या है, तो सिग्मा मेरे पास ये है। डीए क्या है, डीए मतलब स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया मतलब छोटी सी रिंग का एरिया, पतली रिंग का एरिया। वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। ये जो रिंग है ना, इसको कट करके बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या, ये कुछ ऐसे बनेगी रिंग, इस तरीके से रिंग हो जाएगी, पतली पट्टी बन जाएगी वो। इसकी थिकनेस कितनी है ये, तो ये डी आर है भाई, इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर है। और ये जो टोटल लेंथ बनेगी ये तो 2 पाई आर बनेगी। सरकमफेरेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ दी सर्कल, तो 2 पाई आर है, उसको कट करो तो ये क्या बनेगा, 2 पाई आर, थिकनेस क्या बनेगी, डी आर। तो अगर ये तो बन गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है 2 पाई आर, ब्रेड्थ क्या है डी आर। क्या ये वही लिखा हुआ है 2 पाई आर डी आर, इसके जगह पर डी है। अब समझे, ऐसे लिखा जाता है उसको। क्लियर हो गया, समझ आया। तो ये लिखेंगे, तो छोटे से एलिमेंट पे चार्ज लिखना मेरे को आता है, क्या है वो, सिग्मा डी है। सिग्मा क्या है, गिवन है। डी ए क्या है, अभी मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला, पतली पट्टी क्या बनी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख दिया मैंने वहाँ पर। बात समझ आई। उसके आगे क्या, उसके आगे कुछ नहीं, सिग्मा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बात समझ आई, मैं भी करके बता देता हूँ इंटीग्रेट। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये जो एलिमेंट कट करने का तरीका है ना, वो तो आपको याद करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, याद करना पड़ेगा। वैसे इतने टफ सवाल नहीं आते, जेई लेवल के क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर था मॉड्यूल में तो करवा दिया मैंने, ठीक है। चलो भी याद। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए, डी क्यू लिखेंगे। डी क्यू क्या होता है सिग्मा डी है ना। अब ये सिग्मा क्या है बताओ, सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। और अभी बताया डी ए कैसे लिखेंगे, 2 पाई आर और क्या लिखेंगे, डी आर, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकाल लो। क्या क्या कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, और कौन कांस्टेंट है, 2 पाई आर कांस्टेंट है ना। आर डी आर तो चाहिए, वो तो वेरी करेगा। स्मॉल आर क्या है, रिंग का रेडियस, तो जब बड़ी रिंग लोगे तो रेडियस बदल जाएगा, तो स्मॉल आर तो वेरिएबल है। कैपिटल आर क्या है, पूरी डिस्क का रेडियस, डिस्क तो नहीं बदल रही, तो कैपिटल आर कांस्टेंट वैल्यू है। भेजे में गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो जो जो कांस्टेंट है पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। सिग्मा नॉट बाहर आ जाएगा,
2 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बताओ यहाँ पर, ये बचेगा सिग्मा नॉट, ठीक है लिख देता हूँ मैं, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाय कैपिटल आर, ये आर को अंदर भेज दो ना, तो ये क्या बनेगा बताओ, आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस आर स्क्वायर बाय आर, और ये क्या बनेगा डी आर, भेजे में गया, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ क्या, अच्छा ये इधर ना, हाँ ठीक है ओके, तो ये आर को क्या कर दिया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो आर माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाय आर, और ये क्या हो जाएगा डी आर, और ये क्या हो जाएगा डी क्यू। यहाँ तक समझ आया। मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज निकालना है, क्या करना पड़ेगा, 0 से q तक का, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ये किसको रेडियस, किसको देखो लिमिट किसके हिसाब से लगती है, ऑपरेटर के हिसाब से। ऑपरेटर क्या है, डी आर, डी आर मतलब रिंग का रेडियस, तो सबसे छोटी रिंग जो होगी उसका रेडियस क्या होगा 0, और सबसे बड़ी जो रिंग होगी उसका रेडियस क्या होगा कैपिटल आर, जो सरकमफेरेंस पे आएगा, तो 0 से लेके कैपिटल आर, ऐसे लिमिट लगेगी। समझ आई। आगे डी क्यू क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा क्यू, उसके बाद क्या होगा बताओ, सिग्मा 2 पाई सिग्मा नॉट बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बताओ क्या होगा, आर विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, ये आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ये क्या होगा आर क्यूब बाय 3r, समझे, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कैपिटल आर, बस समझ आई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैपिटल क्यू क्या मिलेगा 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू, बताओ ये क्या मिलने वाला है, हाँ तो ये अपने पास क्या आने वाला है कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, तो ये बनने वाला है कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाय 3r, एक आर कैंसिल, तो क्या बनेगा आर स्क्वायर बाई 3, बस समझ आई, 0 वाला तो चला गया। अब बताओ क्या होगा ये आगे, ये हो जाएगा q इज इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा नॉट, और ये क्या होगा बताओ 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर विल बी r स्क्वायर, तो r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा, क्या बचेगा बताओ, सिग्मा नॉट पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है 3, और पाई r स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ डिस्क, डिस्क का एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, तो सिग्मा नॉट a बाई 3, ये इसका आंसर, समझ आया, ठीक है ना। चलो तो इस तरीके इसको सॉल्व करेंगे, आंसर देख लो उसका, सिग्मा नॉट a बाय 3, समझ गया कैसे इंटीग्रेट किया मैंने, कॉपी कर लो फटाफट चीज़। चलो और एक भयंकर सवाल, ठीक है, हाँ उसको देखो, तो क्या है इसको देखते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is shown ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड QNL, QNL मतलब Q चार्ज है उसके ऊपर और L क्या उसकी लेंथ है। अब पॉइंट P जो है वो बाहर है, बस समझ आ रही, मतलब अब तक क्या करते थे, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल लेते थे, या चार्ज हम लोग पता कर लेते कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे पता करते थे, अगर ये सोर्स चार्ज है यहाँ पर प्लस Q नॉट रखा है तो क्या लिखते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर, ये लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है, अब पूरा चार्ज का सिस्टम है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो सिंगल चार्ज नहीं रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पूरा रॉड रखा हुआ है जिसके ऊपर कई सारे चार्जेस हैं। अब इसकी वजह से क्या करने का अपने को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका, रॉड पे एलिमेंट कट करो, छोटे से एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर क्या कर दो सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दो ऐड करके बता दो यहाँ पर कितनी है, बात समझ आई। तो रॉड का क्या करो, एलिमेंट कट करो, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है वो निकालो, और उसके बाद क्या करो हर एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड कर दो, और ऐड करने का तरीका इंटीग्रेट कर दो, तरीका समझ आया, तो ये तरीका है इसका, ठीक है ना। तो वही करना है, बता देता हूँ मैं आपको क्या करने का इसके अंदर। आपको बेसिकली आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर ओरिजिन माना, क्या माना, यहाँ पर ओरिजिन माना, ओरिजिन आपने लिया, फिर x डिस्टेंस पे जाके क्या कट किया, dx एलिमेंट कट कर दिया, है ना। उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, dq चार्ज होगा, उस dq चार्ज की वजह से कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिख दिया, क्या लिखा, क्या फॉर्मूला होता है KQ बाय R स्क्वायर, तो K DQ डिवाइड बाय इससे डिस्टेंस कितना है x डिस्टेंस है उस पॉइंट का, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे, भेजे में गया, ठीक। अब क्या, अब तो मेरे को पता है, लेकिन DQ कैसे लिखते हैं, छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कैसे लिखते हैं, लैम्बडा dx, तो मैंने लिख दिया लैम्बडा dx, ठीक है ना। फिर लैम्बडा क्या होता है, Q बाय L होता है, लैम्बडा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है Q बाय L, तो Q बाय L लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये इक्वेशन बन गई ना, छोटे से पॉइंट की वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, उसके मैंने क्या कर दिया, अब इक्वेशन लिख दी। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा मैं, तो ये मेरा ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे
ये मेरे पास क्या रखा हुआ है, वो पॉइंट रखा हुआ है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और रॉड का ये पहला एंड है और रॉड का ये क्या है, दूसरा एंड। तो पहला एंड कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, दूसरा एंड कितनी दूरी पर है, r प्लस l दूरी पर है। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, r से लेके r प्लस l, इस वजह से यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। भेजे में गया, मैं एक बार सॉल्व करा देता हूँ उसको, ठीक है। चलो, तो क्या है बच्चों हमारे पास तरीका, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्या है, एक रॉड है, इस रॉड पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसका लेंथ क्या है, एल है। यहाँ से कुछ दूरी पर, कुछ आर दूरी पर क्या है, पी पॉइंट रखा हुआ है और इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो एक सिंगल चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आती है, लेकिन एक पूरे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो तरीका है हम वही करेंगे। क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे और उसको बोलेंगे इसके वजह से, ये पॉइंट चार्ज है हमारा और इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। फिर क्या करेंगे, हर छोटे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तरीका समझ आया, ठीक, ऐसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। यहाँ से क्या करेंगे, x डिस्टेंस पर जाएंगे और क्या कट करेंगे, dx एलिमेंट कट करेंगे। तो ये एलिमेंट क्या हो गया, dx हो गया, इस पे चार्ज कितना हो गया, dq हो गया। बात समझ आई। अब यहाँ पर ये छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी dE बनेगी। कितनी बनेगी, dE। अब dE क्या होता है, वो वही होगा k, इसके ऊपर चार्ज क्या है, dq डिवाइड बाय इससे डिस्टेंस कितना उसका x, तो क्या होगा x स्क्वायर। बात समझ आई। तो k dq बाय क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। भेजे में गया। तो ये छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनी। अब तरीका क्या होगा बताओ, हर छोटे एलिमेंट की वजह से क्या करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और सबको ऐड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। कैसे मॉडिफाई करूंगा मैं, dq मेरे को पता है क्या होता है, क्या होता है वो बोलो, लैम्बडा dx होता है। क्या होता है, लैम्बडा dx, ठीक है ना, डिवाइड बाय क्या होगा, x स्क्वायर। और लैम्बडा क्या होता है इन जनरल, q बाय l। इसका चार्ज क्या है, q, इसकी लेंथ क्या है, l। तो k q dx डिवाइड बाय क्या होगा, l इंटू x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी l इंटू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसको पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा। कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से e हो गया, और इसको कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0 नहीं, r से कितना डिस्टेंस है, हाँ ये ओरिजिन, तो r से r प्लस l, तो r से r प्लस l। अब क्या क्या इंटीग्रेट होगा, क्या कांस्टेंट है वो बताओ। k कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, इस पे जो टोटल चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है। बात समझ आई। तो क्या बचा, dx और x स्क्वायर बचा। इसका तो e हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, k q डिवाइड बाय l, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन r से r प्लस l x रेज टू -2 क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। बात समझ आई। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका बताओ, x रेज टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा, k q बाय l, और उसके बाद क्या बचेगा, x रेज टू क्या होगा, -1 अपॉन -1, यानी क्या बचेगा, -1 अपॉन x, तो r से r प्लस l, ठीक है ना। तो k q डिवाइड बाय l, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बेसिकली -1 अपॉन x, ये कहाँ से कहाँ तक, r से r प्लस l। नेगेटिव साइन आई तो क्या कर दो, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, k q बाय l, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या है बताओ, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस l, ठीक है ना। चलो अब ये भी हो गया। अब बताओ आगे क्या होने वाला है, आगे इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, क्या हो जाएगा बताओ, k q बाय l, ये क्या हो जाएगा बताओ, r प्लस l माइनस r डिवाइड बाय r इंटू r प्लस l, ठीक है ना। प्लस r माइनस r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये जो डिस्टेंस आपने लिया है, ये शायद अप्रॉक्सीमेशन है वहाँ पर भी, यहाँ तक तो आंसर इसका सही है वैसे, k q डिवाइड बाय l, l डिवाइड बाय r इंटू r प्लस l, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। अब अगर एक अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर लिया जाता है कि ये जो r डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसकी लेंथ, r डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रॉड की लेंथ, तो इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये k q बाय r स्क्वायर बचेगा। फिर समझ आ रहा है। अगर हम लोग ये बोल दें कि इफ़ r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो ये ख़त्म हो गया, इसके कंपैरिजन में ख़त्म होगा, तो r इंटू आर क्या होगा, r स्क्वायर, l और l क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, k q डिवाइड बाय क्या होगा, r स्क्वायर। तो रॉड कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसे। बात समझ आई। तो अगर हम लोग इतना डेरिवेशन करने के बाद क्या समझ में आता है
कि अगर उसको पॉइंट चार्ज भी ट्रीट कर लिया जाए तो आंसर सेम आएगा। बात समझ आ रही, ठीक है। लेकिन कब होगा ये? तो यही तो मैंने आपको शुरू में बताया था, कूलम फोर्स कब लगेगा उस एक्सटेंडेड बॉडी पे, कब लगेगा? जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो वही तो पॉइंट है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो क्या बन जाएगा? कूलम्बिक फोर्स लगा सकते हैं। अब उसको क्या मान लेंगे? पॉइंट चार्ज। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया इसका डेरिवेशन, देख लो, ठीक है। तो के क्यू बाय आर, अगर ऐसा हो जाए आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो ये क्या बन जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर, रॉड विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। चलो भाई, तो 122 स्लाइड्स ये हो गई, और भी स्लाइड्स है लेकिन वो डाउनलोड करनी पड़ेंगी, ये कितने सारे कच। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, अलग अलग चार्ज के कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से अपने को अब क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग सीख गए, है ना। अब अपने को एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अभी तो निकाले, लेकिन क्या बार बार इंटीग्रेट करोगे? क्या नहीं करोगे ना बार बार इंटीग्रेट। तो क्या किया गया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बता दिए गए कि सीधा फॉर्मूला रट्टा मार लो, ठीक है ना। इस ये जो फॉर्मूले यहाँ पर है, इसका डेरिवेशन ना आपके स्टेट बोर्ड में है, ना सीबीएसई में है, ना कोई और बोर्ड में, कहीं इसका डेरिवेशन नहीं है। सब में याद ही करना होता है उसको याद करना। क्या है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, एक फाइनाइट लेंथ का अपने पास चार्ज्ड वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को निकालनी है। तो ये अपने पास क्या है बच्चों? रॉड है, ठीक है ना। ये अपने पास रॉड है, ये रॉड से कुछ, अब ये इसके ऊपर कौन से चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपने आसपास क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, या किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो क्या करने का, सबसे पहले जब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पर जा कर के अपने आप को ऐसे खड़ा कर लेने का। अब उसके बाद आपको रॉड के 2 एंड्स को देखने हैं, रॉड का एक एंड ये, दूसरा एंड ये, बात समझ आए? ऐसे रॉड के 2 एंड को देखना है, और उसमें क्या देखना है? एंगल कितना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई रॉड है, तो उसका मैं एक एंड देखूंगा तो उसका एंगल कुछ θ1 या θ2 बन रहा होगा, और दूसरा एंड देखूंगा तो कितना एंगल बनेगा? θ2। भेजे में जा रहा है, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो, तो जब यहाँ पे खड़े होकर के देखेंगे तो इस पॉइंट का एंगल कितना बना? θ2। यहाँ का एंगल कितना बन रहा है? θ1। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो क्या बनेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और बेसिकली ये बनेगी ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके हम लोग 2 कंपोनेंट करेंगे, कौन कौन से बोलो? एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो रॉड को परपेंडिकुलर है, रॉड के ओरिएंटेशन को परपेंडिकुलर है, वो कौन सा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और एक कौन सा होगा? पैरेलल कंपोनेंट, जो रॉड को पैरेलल है। इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसमें 2 कंपोनेंट होंगे। भेजे में गया। चलो मुद्दे पे आते हैं वापस से। ये अपने पास क्या है? रॉड है, इसके ऊपर कौन से चार्ज है? मैं जानना चाहता हूँ इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके खड़े रहो और क्या करो, उसके 2 एंड्स को चेक करो। यहाँ पर एंगल कितना है? θ2, वहाँ एंगल कितना है? θ1। इमेजिन कर पाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या आगे ये है कि ये जो मेरे पास रॉड है, इसका किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसके 2 कंपोनेंट है। कौन कौन सा? एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। इमेजिन कर पाए, ठीक। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका फॉर्मूला ये है। क्या फॉर्मूला है? k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2। r क्या है? ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर वाला नहीं है डिस्टेंस, मतलब हाइपोटेनस नहीं है, वो ये वाला डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाला। हाइपोटेनस नहीं है, कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाइपोटेनस नहीं ले लेना, वो आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस वायर से उस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का सीधा डिस्टेंस जो होगा वो आर होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, परपेंडिकुलर नहीं लेना है, हाइपोटेनस नहीं लेना है, कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है ना। चलो तो मुद्दे पे आओ। मुद्दा क्या है? ये अपने पास पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ऊपर वाले एंड पे कितना बना? θ2। नीचे वाले एंड का एंगल कितना बना? θ1। यहाँ पर जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे, क्या कंपोनेंट आएंगे? 2 कंपोनेंट आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। कौन कौन सा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कौन सा आएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक आएगा पैरेलल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या है? k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2। क्लियर हो गया। और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या आएगा? k λ/r
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो ये भी अपने को समझ में आता है। और ये इसका क्या है, एंगल है, क्या एंगल कितना बना, ई वाई अपॉन ई एक्स, एंगल कितना बना, और ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ तक समझ आया, ठीक। कुछ कुछ केसेस में ये ई वाई ऊपर बन जाएगा, वो कब बनेगा आपको समझाता हूँ, ठीक है। आ रहा हूँ मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, अभी समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, फॉर्मूले तो समझ आए। क्या है बताओ, एक चार्ज रॉड है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ निकालना है। क्या करेंगे, उधर पे जाके खड़े हो जाओ। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। फिर एक एंड को चेक करो कितना एंगल है, थीटा 2, दूसरे एंड को चेक करो कितना एंगल है, थीटा 1। बात समझ आई। बताओ इसके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके कितने कंपोनेंट, दो, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। अब बोलेंगे ये पैरेलल है, पैरेलल रॉड के हिसाब से, परपेंडिकुलर भी रॉड के हिसाब से। तो ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि रॉड को परपेंडिकुलर है, विथ रिस्पेक्ट टू रॉड सोचना है। बात समझ आई। तो ये रॉड को परपेंडिकुलर, इसलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट रॉड को पैरेलल, इसलिए पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है ना। चलो क्लियर। अब क्या फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है k लैम्बडा अपॉन r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। पैरेलल कंपोनेंट k लैम्बडा अपॉन r sin cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। चलो यहाँ तक समझ में आता है। इसके बाद क्या आगे, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है, इतना सब आता नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट फॉर्मूले तो याद रखने हैं। अब आएंगे यहाँ पर स्पेशल केसेस, ध्यान से सुनना। और कब ई पैरेलल ऊपर की तरफ बनेगा प्लस जे कैप में, वो आपको समझाऊंगा मैं। अभी तो कहाँ बना है वो, माइनस जे कैप में। इनफाइनाइट वायर अगर होंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट वायर क्या होता है, बहुत लंबा वायर। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ट्रेन की जो लाइंस होती है ना, ट्रेन के जो ट्रैक्शन वाली जो लाइंस होती हैं, वो वायर्स हमारे लिए क्या है, इनफाइनाइट। क्यों, उसका एंड हमको नज़र ही नहीं आता। क्या वो एक्चुअली इनफाइनाइट है, नहीं नहीं। इनफाइनाइट मतलब जो हमारी पहुंच से दूर है, फिजिक्स का इन्फिनिटी वो होता है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वो हो गया इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आगे, आगे क्या है नेक्स्ट पार्ट में। अगर हमारे पास इनफाइनाइट वायर्स हैं तो मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे खड़ा हूँ और मैं इनफाइनाइट वायर को देखते जा रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ। कितना एंगल बनेगा, 90 बनेगा, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पे है ना। इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ पर खड़े हो जाओ ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे और ये बहुत बड़ा वायर है, तो कितना एंगल बनेगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री बनेगा। नीचे भी देखो तो कितना एंगल बनेगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री बनेगा। देखो ऐसे ऊपर जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे तो कितना, बहुत ऊपर है ना वो, तो लगभग क्या बनेगा 90। बहुत नीचे ये तो लगभग क्या बनेगा 90। इसी वजह से इनफाइनाइट वायर के लिए थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा 90। समझ आया, याद रखना। सेम यही चीज़ मैग्नेटोस्टैटिक्स में काम आएगी, सेम बिल्कुल। एम्पियर्स सर्किट लॉ जब पढ़ाऊँ, एम्पियर बोल रहा हूँ, बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ाऊंगा, सेम यही काम आएगा, ठीक है ना। चलो तो लगभग लगभग क्या मान लेंगे, एंगल 90 मान लेंगे, क्योंकि वो हमारी पहुंच से बहुत दूर, हमको दिख ही नहीं रहा वो। बात समझ आई, ऐसा है। तो ये हो गया। तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होगा, ये साइन 90 क्या होता है 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 के लैम्बडा वायर। इसका फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल का फॉर्मूला क्या आएगा 0। ई पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा ही नहीं, कब, इनफाइनाइट वायर के लिए। इनफाइनाइट वायर के लिए ई पैरेलल होगा ही नहीं। बात समझ आई, तो उसके लिए वो 0 होगा। चलो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसकी बनेगी, ई परपेंडिकुलर, जो कि क्या होगी 2k लैम्बडा डिवाइड बाय आर। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाइपोटेनस नहीं है, ठीक है। चलो भाई ये भी क्लियर हो गया। अब अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप एक एंड पे खड़े, आप एक एंड पे खड़े और दूसरा एंड तो बहुत ऊपर है। तो आप जब एक एंड पे खड़े हैं, मतलब वायर के इस साइड पे खड़े हैं, तो पहला एंड आपको कितने पे नजर आएगा 0 एंगल पे, और दूसरा एंड कहाँ नजर आएगा 90 पे। इमेजिन कर पाए, क्योंकि दूसरा सेमी इनफाइनाइट है ना, मतलब एक साइड से कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी। तो पहला आपको, आप बिल्कुल इसके सामने खड़े हैं, तो आप पहला एंड आपको कहाँ नजर आएगा 0 एंगल पर, और दूसरा वायर एंड कहाँ नजर आएगा 90। इस वजह से थीटा 1 0 और थीटा 2 क्या हो जाएगा 90। तो इस वजह से ये आपका फॉर्मूला बनेगा साइन 0 प्लस साइन 90। साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, तो क्या बनेगा k लैम्बडा अपॉन r। बात समझ आई। सेम वही ई पैरेलल में आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा cos 0 इज 1, cos 90 इज 0, तो क्या बनेगा k लैम्बडा अपॉन r। बात समझ आई। तो दोनों सेम आएगा मैग्नीट्यूड में, और ये √2e बनेगा। बात समझ आई, रिजल्टेंट √2e। ई क्या था k लैम्बडा अपॉन r, तो √2 k लैम्बडा अपॉन r रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर एट सिमेट्रिक पॉइंट, सिमेट्रिक पॉइंट मतलब क्या,
ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जितना एंगल फर्स्ट वाले एंड का बना उतना ही एंगल सेकंड वाले एंड का बनेगा। बात समझ आई? यानी फर्स्ट वाला अगर एंड उसको 45 पे नजर आ रहा है तो सेकंड वाला एंड भी उसको 45 पे नजर आ रहा है। देखो बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट पे खड़ा है। फर्स्ट एंड अगर थीटा पे नजर आ रहा है तो सेकंड एंड भी थीटा पे ही नजर आ रहा है। भेजे में गया। अब अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 साइन थीटा, तो टू के लैम्बडा साइन थीटा अपॉन आर हो जाएगा। बात समझ आई? कौन से पॉइंट के लिए? सिमेट्रिक पॉइंट के लिए। परपेंडिकुलर वाला, पैरेलल वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0। बात समझ आई? तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये 2 के लैम्बडा और साइन थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगेगा वो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है, L/2। हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, L/2 का स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है r, तो वो हाइपोटेन्यूज। बात समझ आई? तो वो हाइपोटेन्यूज निकाला। वैसे समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, आपको समझा दिया मैंने। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो, कहाँ पर पॉइंट है देख लो, कहाँ पर पॉइंट है, एक एंड पे, इनफाइनाइट लेंथ का वायर नहीं है, ठीक है ना। ट्राई करो, बताओ कितना आता है। रॉड वाले केस में आपको किसी भी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोले तो सबसे पहले उस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, ठीक। उसके बाद एंगल देखो, यहाँ पर खड़े हो, उसका एंगल कितना होगा, 0, उसका एंगल कुछ तो बनेगा। तो ये वाले एंड का एंगल कितना है, 0, ये वाले एंड का एंगल कुछ बनेगा, है ना। यहाँ से एंगल मेजर करेंगे, ये 53 बनेगा। कैसे, ये 4, ये 3, तो ये क्या बनेगा, 5। 3 के सामने वाला 37 और 4 के सामने वाला 53, है ना, ऐसा है। तो ये 53 बनेगा। तो θ1 मिल गया 0, θ2 मिल गया 53 डिग्री, एंगल मिल गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे बनाओगे, टेढ़ा बनेगा वेक्टर। एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ये कौन सा है बताओ, ई पैरेलल। ये कौन सा है, ई परपेंडिकुलर। रॉड के रिस्पेक्ट में चेक करना है, ये रॉड से पैरेलल है तो ई पैरेलल, ये रॉड को परपेंडिकुलर है तो ई परपेंडिकुलर। ये कौन सा डायरेक्शन है, तो इसको ई एक्स बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ई वाई। क्या निकालना है आपको, ई एक्स निकालना है। फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। समझे, समझ आया, क्वेश्चन ही नहीं पढ़े होंगे, है ना। हाँ, ई एक्स निकालना है। ई एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ई पैरेलल। ई पैरेलल का फॉर्मूला भी बताया आपको मैंने, क्या फॉर्मूला बताओ, के लैम्बडा अपॉन आर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, यही है फॉर्मूला। अब बताओ क्या होगा, के लैम्बडा डिवाइड बाय आर कॉस, ये सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। के कितना है, 9 × 10⁻⁹। लैम्बडा कितना है, 30 × 10⁻⁶। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 3 × 10⁻²। और ये क्या है, cos 0 माइनस कॉस 53। बात समझिए, बाकी तो कैलकुलेशन है, आ जाएगा ना कैलकुलेट करके। चलो ठीक है, आज का सेशन यहीं तक।